वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अभी स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है, आप बहुत ही अच्छे से इसका रिवाइज करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में 100% यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहला आपका प्रश्न यही है कि सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में भेद अंतर के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और देखना आप अंतर में से 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछेगा ही कि जड़ और तना, सजीव निर्जीव, मतलब इसमें से 100% प्रश्न पूछेगा। तो अगर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से और बहुत ही अच्छे से सुंदर ढंग से आप अपने कॉपी में लिख सकते हो। तो चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं कि सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में भेद अंतर के आधार पर स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉपी में भी आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। तो सजीव एवं निर्जीव में अंतर का आधार सजीव और निर्जीव, ठीक है। तो सबसे पहला हम अंतर का आधार जो पहला है आपका निश्चित आकार तथा माप, ठीक है, कि निश्चित आकार तथा माप सजीव में होता है या फिर निर्जीव में होता है। तो सजीव वस्तुओं की आकृति एवं आकार निश्चित होता है और जो निर्जीव वस्तुओं का होता है, निर्जीव वस्तुओं की आकृति एवं आकार अनिश्चित होता है, मतलब इनकी कोई भी आकृति और आकार नहीं होती है। लेकिन जो सजीव होता है उनकी आकृति आकार दोनों निश्चित होता है। अगला है आपका कोशिकीय संरचना, ठीक है। कोशिकीय संरचना, तो सजीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, आप बहुत ही अच्छे से इसको क्लियर कर लेना। लेकिन निर्जीवों की रचना कणों अथवा विभिन्न भागों के जुड़ने से होती है, इनमें कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा था कि जो सजीव था उसमें आकार एवं आकृति दोनों निश्चित होता है, बट आपका जो निर्जीव है उसमें आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होता है। दूसरा आपका है कोशिकीय संरचना, तो सजीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से बना होता है और इसमें कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है, बट निर्जीव की जो रचना होती है वो कणों से विभिन्न भागों से जुड़ी होती है और इसमें कोशिका संरचना नहीं पाई जाती है। तीसरा आपका है शारीरिक संगठन। तो शारीरिक संगठन में क्या होता है, सजीवों में शारीरिक संरचना अनेक अंगों तथा अन्य तंत्रों की बनी होती है, ठीक है, अनेक अंगों तथा अन्य तंत्रों की बनी होती है। बट निर्जीव का आकार का गठन इसके तत्वों या अन्य तत्वों के भाग से जोड़ने से होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है जैसे विभिन्न धातुओं के बनो भागों में जहाज की रचना। उपापचय अब आता है, तो सजीवों में रचनात्मक एवं विघटनात्मक क्रियाएं हर समय होती है, निर्जीवों में उपापचय क्रिया नहीं होती है। श्वसन, सजीवों में श्वसन क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, निर्जीवों में श्वसन क्रिया नहीं होती है। अब आता है पोषण, सभी जीवों में भोजन ग्रहण करते हैं, शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा इन्हें भोजन से ही प्राप्त होता है और निर्जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इनमें कोई जैविक क्रिया नहीं होती है। अगला आपका प्रश्न है जो कि बहुत ही आईएमपी प्रश्न है कि सजीवों के प्रमुख लक्षण का उल्लेख कीजिए। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं और आप बहुत ही अच्छे से इसको समझना, ठीक है। सभी जीवधारियों में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं जिनके आधार पर उन्हें निर्जीव वस्तुओं से पृथक किया जा सकता है। यह लक्षण अग्रलिखित है। पहला तो है निश्चित और आकार, जो हमने अंतर यही आप लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लक्षण क्या है, तो निश्चित आकार होता है, कोशिकीय संरचना होता है, शारीरिक संगठन होता है, उपापचय होता है, श्वसन होता है, पोषण होता है, वृद्धि होता है, उत्सर्जन होता है, गति होता है, संवेदनशीलता तथा अनुकूलन होता है, ठीक है, प्रजनन होता है, जीवन चक्र होता है। तो ये लक्षण है। अगला आपका प्रश्न है कि पौधों एवं जंतुओं में समानता एवं अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जंतुओं और पौधों में क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो हमारे वातावरणीय परिक्षेत्र में अनेक जीवधारी विद्यमान है, कहीं छोटे छोटे पौधे तो कहीं झाड़ियां पाई जाती है, कई छोटे तथा बड़े जंतु पाए जाते हैं। जंतुओं एवं पौधे में समानताएं तथा अंतर को निम्न 5 बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि पौधों और जंतुओं में क्या क्या अंतर पाया जाती है। तो पहला तो यही हो जाता है कि जंतु एवं पौधों दोनों में गतिशीलता होती है, ठीक है। जंतु एवं पौधों दोनों में गतिशीलता होती है। पौधों एवं जंतु दोनों को भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे एवं जंतु दोनों में वृद्धि का गुण होता है। जंतु एवं पौधे दोनों संवेदनशील है और पौधों एवं जंतु दोनों ही श्वसन प्रक्रिया
करते हैं। अनुकूलन क्या है? हमारे पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ जमीन पर पाए जाते हैं जैसे कि कुत्ता, बिल्ली आदि, इन्हें थलचर कहते हैं। कुछ जल में पाए जाते हैं जैसे कि मछली, इन्हें जलचर कहते हैं। कुछ जल एवं थल दोनों पर निवास करते हैं जैसे कि कछुआ हो गया, मेढक हो गया, ठीक है, जो जल और थल दोनों पर निवास करते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। तो कुछ जंतु वायु में उड़ते हैं, उन्हें नभचर कहते हैं जैसे कि कौवा, गौरैया, गीद आदि। तो पेड़ पौधे अधिकतर भूमि थल पर पाए जाते हैं, परंतु कुछ पौधे पानी में पाए जाते हैं, वास करते हैं जैसे कि जलकुंभी हो गया, कमल हो गया आदि। वह स्थान जिसमें कोई पौधा उगता है अथवा कोई जंतु निवास करता है उसका आवास स्थान कहलाता है। प्रत्येक जीवधारी की आदतें तथा शारीरिक बनावट उसके परिवेश के अनुकूल बन जाती है, इसे अनुकूलन कहते हैं। जीवधारियों में निम्नोक्त कारणों से अनुकूलन होता है: भोजन की उपलब्धता, वातावरण, प्रजनन, शत्रुओं से रक्षा। अगला आपका प्रश्न है कि जलीय पौधे तथा जानवर अपने को किस प्रकार अनुकूलित करते हैं? तो भिन्न भिन्न परिवेश में जंतु एवं पेड़ पौधे अपने को निम्न प्रकार अनुकूलित करते हैं। पहला तो तालाब के जल में विभिन्न प्रकार के जंतु जैसे कि मछलियां, मेढक, कछुआ, कीड़े मकोड़े आदि दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जल में डूबे हुए तथा कुछ तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। जल में रहने वाले पौधे और जंतु क्रमशः जलीय पौधे एवं जलीय जंतु कहलाते हैं। मछली का शरीर नाव के आकार का होता है और इसके दोनों सिरे होते हैं नुकीले, बीच वाला भाग चौड़ा होता है। इस तरह की आकृति को धारा रेखित कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न भी बन जाता है कि मछली का जो शरीर होता है वो नाव के आकार होता है और इसके दोनों सिरे नुकीले और बीच का जो भाग होता है वो चौड़ा होता है। इस तरीके आकृति को हम धारा रेखित कहते हैं। धारा रेखित शरीर में सहायक होता है, ठीक है, तैरने में सहायक होता है और मछली के शरीर पर पंख है, इनकी सहायता से यह तैरती है। मछली के पूंछ और पंख पतवार की तरह काम करता है। मछली में सांस लेने हेतु फेफड़ों के स्थान पर गलफड़े होते हैं, ठीक है। गलफड़े, पंख तथा धारा रेखित शरीर मछली को जल में रहने के अनुकूल बनाते हैं। मछली के मुंह से जल प्रवेश करता है और गलफड़ों से बाहर निकल जाता है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन को गलफड़े सोख लेता है। इस तरह मछली श्वसन करती है। यदि मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो यह जीवित नहीं रह पाएगी और मेढक तथा बत्तख के पैरों की अंगुलियां के बीच झिल्ली या पात जल होता है। यह जाल इन्हें जल में तैरने में पतवार की तरह सहायता करता है। जलीय जंतुओं की भांति कुछ पौधे भी जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तालाब में कमल अथवा कुमुदनी के पौधे के विभिन्न भागों को ध्यान में देखने मालूम होता है। इसकी सहायता से पत्तियां हरी या चपटी या इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है। इससे पत्तियां गीली नहीं होती है और चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती है। इससे सूर्य के प्रकाश में भोजन के निर्माण संभव हो पाता है। जलीय पौधे के तनों के अंदर असंख्य खाली स्थान होते हैं जिन्हें वायु कोष्ठ कहते हैं, जिनमें वायु भरी रहती है जैसे कि जलकुंभी। इस कारण ये हल्के और मुलायम होते हैं और पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इस प्रकार इन पौधों की रचना में जल के रहने के अनुकूल है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से, अगर आप एक बार इसको आप समझ लोगे तो जरूरी नहीं है पूरा लिखना है, ठीक है। आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछता है केवल 50 वर्ड्स में लिखना होता है, 50 वर्ड्स में लिखना होता है। तो आप देख लो, आपको जो इसमें कोई भी इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं जो आपको अच्छे से याद हो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती है? इन पौधों की विशेषताएं क्या होता है? 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है जो कि बहुत ही आईएमपी प्रश्न है कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटे के रूप में रूपांतरित होने का कारण क्या है। तो चलिए हम जान लेते हैं। पत्तियों की सतह से पानी निरंतर वाष्प बनकर उड़ जाता है। मरुस्थलों में पानी की कमी के कारण वहां का वातावरण शुष्क होता है, अतः पत्तियों से पानी वाष्प बनकर उड़ न जाए इसलिए पत्तियों कांटों के रूप में बदल जाती है। इन पौधों के तने हरे एवं चपटे होते हैं और भोजन बनाने का कार्य करते हैं। तने का छोटा टुकड़ा तोड़कर देखा जाए तो यह अंदर से स्पंज जैसे जल युक्त लसदार होता है। यह अपने अंदर अधिक पानी संचित कर लेता है और कांटे जैसी संरचनाएं जल की हानि को कम करती है और
और सड़ने वाले जंतु से पौधा की रक्षा भी करती है। पौधों की भांति मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं के भी कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। अनेक प्रकार की सर्प, मकड़ियाँ, चूहे, कीट व छिपकली आदि मरुस्थल के पत्थरों के नीचे या छोटे छिद्रों के दरारों में रहते हैं। इन जंतुओं की अधिकांशतः त्वचा मोटी होती है, जो शरीर से पानी के हराश को जो मतलब कम होने को रोकती है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि वायु। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल है। यही कारण है कि यहाँ जीवन है। वायु में विभिन्न गैसों की मात्रा निश्चित है। इन गैसों के प्रतिशत में परिवर्तन से जीवों हेतु आवश्यक परिस्थितियां प्रभावित होती है। दूसरा है जल। जल प्रकृति की सबसे अमूल्य संपदा है। पृथ्वी ग्रह की जीवनदायिनी विशेषताओं में पानी की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जल का 75% भाग है जिसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। मिट्टी अब आती है। तो मिट्टी अथवा भूमि में एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी द्वारा हमारे लिए खाद्यान्न, सब्जियां, औषधियां, लकड़ी इत्यादि की पूर्ति मिट्टी में उगने वाले पौधों के उत्पादन से होती है। अब आता है लवण। तो लवण या खनिज ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी समाप्त होने वाले हैं। इन खनिजों की मात्रा सभी स्थानों पर समान नहीं है। ऊर्जा। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जल शक्ति आदि ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। ऊर्जा के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। अनवीकरणीय या पारंपरिक साधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम आदि। नवीनीकरणीय गैर पारंपरिक साधन जैसे कि सौर विकिरण, ठीक है, हवा, नाभिकीय विघटन से उत्पन्न ऊर्जा आदि। तो आज के लिए हम इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, आप आज ये जितने भी मैंने प्रश्न डिस्कस किया है इसको अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, और आपके एग्जाम में 100% इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जब आपको पता है कि ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे तो आपको तैयारी तो बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना अच्छे से तैयारी करो। अगर आपके फ्रेंड्स मित्र यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड सी यू अगेन।